सो अब आप लोगों को भी समझ में आने लग गया होगा कि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। तो जितना भी मैटर है यूनिवर्स के अंदर वो इन्हीं पार्टिकल से बना है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस से। तो अब हम बात कर लेते हैं कि यही जो पार्टिकल्स हैं इनका मास कितना होगा, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो एक चीज तो आप लोग याद रखना कि एक्चुअली देखें तो मास और वेट एक दूसरे से बहुत अलग है, लेकिन जब हम केमिस्ट्री में इन टर्म से डील करते हैं तो हम इन दोनों को सेम कंसिडर कर लेते हैं, इनको इंटरचेंजली हम लोग यूज कर सकते हैं। तो कभी हम एटॉमिक मास बोल देते हैं उसी को, कभी हम एटॉमिक वेट भी बोल देते हैं। तो दीज आर सिमिलर इन केस ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद जब भी हम मास की बात करते हैं तो यू नीड टू रिमेंबर दैट मास इज ऑलवेज रिलेटिव, ये कभी एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि मास हमेशा दूसरे के साथ कंपेयर करके ही निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें, आपसे बोला जाए कि आप जाइए किसी शॉप से 1 kg शुगर लेकर के आइए, तो क्या होगा, कैसे वे किया जाएगा? एक साइड में एक वेट रखा जाएगा 1 kg का, सेम क्वांटिटी ऑफ शुगर को दूसरी साइड में हम लोग लेंगे, जैसी वो बैलेंस होगा दोनों साइड इक्वल आ जाएगा, तो हम लोग मान लेंगे कि दिस इज 1 kg शुगर। अब ये जो 1 kg वेट है इसको हमने स्टैंडर्ड तो मान लिया। अब ये स्टैंडर्ड आया कहां से? मैजिकली आसमान से तो टपका नहीं होगा कि हाँ ये 1 kg होता है। तो साइंटिस्ट ने ही क्या किया होगा, वेट को कंपेयर करने के लिए एक रेफरेंस लिया होगा। रेफरेंस से एक रैंडमली उन्होंने कुछ पार्ट उठाया, उस पार्ट को बोला कि आज के बाद इसको हमने 1 मान लेना है, स्टैंडर्ड ले लिया 1, और एक यूनिट देना था तो उसको यूनिट दे दिया किलोग्राम्स। तो 1 kg तो रैंडमली इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया गया। अब नॉर्मल लाइफ में हमें प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बड़े होते हैं, वो विजिबल होते हैं, वेट उनका अच्छा खासा होता है, तो हम लोग इजीली कंपेयर कर सकते हैं। प्रॉब्लम आती है when we talk about atoms, molecules and ions। वो इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि आप कैसे कंपेयर करोगे, और सबसे बड़ी बात, कंपेयर किससे करोगे? अब नॉर्मल लाइफ में 1 kg है, हाफ kg होता है, 250 ग्राम्स होता है, 100 ग्राम्स वेट होता है, बट एटम्स और मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा छोटे हैं कि उनके लिए आप वो वेट, वो स्टैंडर्ड कहाँ से लेकर के आओगे? तो एटम्स टू बी कंपेयर टू व्हाट? तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, किससे हम लोग कंपेयर करें? अब इतना छोटा सा वेट लाएं कहां से? लाएं भी तो हम खुद ही उसको वे नहीं कर पाएंगे, तो एटम्स को तो क्या ही कंपेयर करेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था। सेकेंडली एक प्रॉब्लम और भी थी, एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। आपको पता है बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग किसी एक एटम को आइसोलेट तो नहीं कर सकते। अब ऐसा तो नहीं है किसी एक को स्टैंडर्ड मानना हो, हमने 1 kg की तरह स्टैंडर्ड लेना हो तो हम एक एटम अलग कर पाए, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप किसी के पिंच भी, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी भी लेकर के चलते हो, देयर आर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ एटम्स। तो इतना सा भी लोगे, लाखों एटम्स होंगे, तो हम एक एटम कैसे अलग करके लाएं? तो इनिशियली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था, कोई सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स भी नहीं थी जिससे मास कैलकुलेट किया जा सके। तो फाइनली सबसे बड़ी जो हेल्प मिली वो मिली फ्रॉम एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या था? इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हाँ, टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। तो अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर हम गैसेस की वॉल्यूम इक्वल ले लेते हैं तो उनके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो इसी के बाद जो वेट था या जो मास था उसे फाइंड आउट करने में काफी हेल्प मिल गई थी। अब क्या किया गया? जस्ट नाउ एज आई टोल्ड यू कि एक एटम को अलग कर पाना बहुत मुश्किल है, तो कैसे कंपेयर करें? अब एक तो हम ले भी नहीं सकते, तो अगर बहुत सारे एटम्स को एक साथ ले लें, सपोज हमारे पास 2 कंटेनर्स हैं, एक में हमने ली हाइड्रोजन गैस, एक में हमने ली ऑक्सीजन गैस, ठीक। अब वॉल्यूम दोनों की हमने सेम ले ली, जितनी भी वॉल्यूम है दोनों की सेम है। अब अगर वॉल्यूम सेम होगी यूजिंग दिस लॉ, तो उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम होंगे। नाउ सपोज वॉल्यूम दोनों की इक्वल है, यहाँ पे हमने बोला हमारे पास 1 लाख एटम है, तो यहाँ सॉरी मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ भी कितने होंगे? यहाँ भी 1 लाख ही मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास। अब दोनों को कंपेयर कर लो, क्योंकि 1 लाख की क्वांटिटी अच्छी खासी है, अब तो हम कंपेयर कर सकते हैं, उनको वे कर सकते हैं। तो एक तरफ हाइड्रोजन को लिया, एक तरफ ऑक्सीजन को लिया, तो ऐसा पता चला कि जो ऑक्सीजन था इट वॉज 16 टाइम्स हैवियर देन, ऑक्सीजन वॉज 16 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन। तो फाइनली हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान लिया गया। बोले हाइड्रोजन का मास जो भी होता हो फर्क नहीं पड़ता, हमने उसको मान लेना है 1। तो हाइड्रोजन को मान लिया 1 एज अ स्टैंडर्ड। इसके कंपैरिजन में जो ऑक्सीजन था O2, ये कितना आया? 16 टाइम्स हैवियर आ गया, तो इसका मास हमने ले लिया 16।
अब इसके बाद एक यूनिट की भी जरूरत थी, यूनिट को बोल दिया गया AMU, एटॉमिक मास यूनिट। जैसे डे टू डे लाइफ में हम लोग किलोग्राम्स यूज करते हैं या छोटे वेट्स के लिए हम लोग ग्राम्स यूज कर लेते हैं। अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तो बहुत ही छोटे होते हैं, तो यहाँ जो यूनिट लिया गया इट वाज एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास का ये यूनिट है। ठीक है, तो एक एक लाख का अगर वेट हम कंपेयर कर सकते हैं, 1 lakh of oxygen molecules are 16 times heavier than 1 lakh molecules of hydrogen। 1 lakh से 1 lakh बैलेंस हो जाएगा, तो क्या निकल के आएगा, 1 molecule of oxygen is 16 times heavier than 1 molecule of hydrogen। एक को अलग नहीं कर सकते थे, बट बड़ी क्वांटिटी लेकर के कंपैरिजन पॉसिबल हो गया। ऐसे फिर और अलग अलग मॉलिक्यूल्स को लेते गए, उनको कंपेयर करते गए। अब एक काम यहाँ और भी हो सकता है, यहाँ पे तो हमने लिए हैं मॉलिक्यूल्स। अब हाइड्रोजन क्या है, डायटोमिक है, H2। ऑक्सीजन कैसा है, ये भी डायटोमिक है, दोनों की एटोमिसिटी भी सेम है। तो अगर यहाँ पे दो एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स हैं, तो यहाँ भी दो एटम्स, यहाँ भी दो एटम्स। तो अगर दो एटम इसके दो एटम से 16 टाइम्स हैवियर है, तो एक एटम का रिलेशन भी सेम आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास के बाद यहाँ से हम लोग मतलब एटम्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में तो हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया, सबके मासेस, सबके रिलेटिव मासेस को कैलकुलेट किया गया। अब वहां एक प्रॉब्लम आई कि जो रिलेटिव मासेस हमने कैलकुलेट किए, मोस्ट ऑफ दोज वर फ्रैक्शनल। अब फ्रैक्शनल आने लगे तो वहां भी ठीक नहीं लगा, साइंटिस्ट को मजा नहीं आया उनको वैल्यूज को यूज करने में, बिकॉज बड़ी बड़ी वैल्यूज थी, डेसिमल्स में आ रही थी, फ्रैक्शंस में आ रही थी, तो आगे न्यूमेरिकल्स में या कैलकुलेशंस में बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो देन दे डिसाइडेड कि स्टैंडर्ड को चेंज करना चाहिए। तो चेंज करके क्या सेट किया गया, कार्बन 12। अब पहले तो आप ये समझ लो, कार्बन के केस में हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, 13 एंड 14। आइसोटोप्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, तीनों कार्बन है, एटॉमिक नंबर मस्ट बी सेम, तीनों क्योंकि कार्बन है, तीनों का एटॉमिक नंबर 6 होगा, लेकिन तीनों के मासेस अलग अलग होंगे। तो कार्बन के 3 मासेस होते हैं, 12, 13 एंड 14। लेकिन इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा अबंडेंस है यूनिवर्स में, सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी होती है, कार्बन 12 की। इसलिए कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड ले लिया गया। तो पहले हाइड्रोजन के साथ कार्बन को कंपेयर किया गया। तो जब इन दोनों को कंपेयर किया गया तो ऐसा पता चला कि कार्बन इज 12 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को तो हमने 1 मान लिया था, तो कार्बन का मास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12 AMU। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कार्बन वाज फाउंड टू बी 12 टाइम्स हेवियर। तो हाइड्रोजन का मास अगर 1 AMU है, तो कार्बन का मास हो गया 12 AMU। अब हाइड्रोजन को छोड़ के अगला स्टैंडर्ड हमने कार्बन को चूज किया। अब कार्बन का मास तो 12 AMU है। जब भी हम कंपेयर करते हैं, लाइक नॉर्मल वेट भी हम कंपेयर करते हैं डे टू डे लाइफ में, तो हम 1 kg को स्टैंडर्ड मानते हैं ना, वैल्यू कितनी लेते हैं, 1। अब कार्बन की वैल्यू कितनी आ रही है, 12 आ रही है, तो 12 से तो कंपेयर करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए बोल दिया गया कि जो 1 AMU होता है, दिस इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 क्यों लिखते हैं, क्योंकि इन तीनों में से, 3 आइसोटोप्स में से कार्बन 12 हमको लेना है। और उसका 1/12 क्यों किया, क्योंकि पूरे एटम का मास तो कितना है, 12 यूनिट्स है। हमें 12 नहीं लेना, हमें तो एक पार्ट चाहिए। तो अगर ये पूरे का मास 12 यूनिट्स है, इसके आप 12 टुकड़े कर दो। ठीक है, 12 टुकड़े करने पे जो एक पीस निकल के आएगा, इसका मास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग लिखते हैं 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 का टोटल, एक एटम का मास 12, उसका हमने 12 टुकड़े किए, एक पार्ट को निकाल लिया, तो वो कितना आ जाएगा, 1। इससे फिर बाकी सबको हम कंपेयर करने लगे और सबके मासेस इस तरीके से कैलकुलेट हुए थे। तो एटम्स का मास कैसे फाइंड होता है, ये तो हमने पढ़ लिया। नाउ विल डिस्कस अबाउट एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला यूनिट मास। 3 अलग अलग टर्म्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एटॉमिक मास, तो ये क्या है, मास ऑफ एन एटम। तो किसी एक एटम का जब मास फाइंड करते हैं, उसको हम बोल देते हैं एटॉमिक मास। अब एटम क्या होता है, एटम इज ऑलवेज सिंगल, कोई एक। तो सपोज मैंने लिखा H सिंगल है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, ये होता है 1। कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16, नाइट्रोजन होता है 14। यूनिट क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था, द यूनिट इज AMU। ठीक, अब ये कहां से हमको पता चले, तो जो अभी हमने रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा कि पहले हाइड्रोजन से और बाद में कार्बन से कंपेयर करके निकाला गया, तो ये वो मासेस होते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंटल है, कुछ तो हमको अब तक लर्न हो गए होंगे, बाकी हमें लर्न कर लेने हैं या फिर ये क्वेश्चंस में प्रोवाइडेड होते हैं। दीज मासेस आर एक्सपेरिमेंटल। अब इसके बाद अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर मास की,
तो मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल कैसे बनता है? जब एक से ज्यादा एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा H2O, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, एक ऑक्सीजन का एटम है, ये तीनों आपस में जुड़ गए तब जाके बना एक मॉलिक्यूल। तो इसका मास हम कैसे फाइंड करेंगे? हाइड्रोजन का मास होता है 1 यूनिट, लेकिन 2 हाइड्रोजन हैं तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस, अब साथ में क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास होता है 16 यूनिट्स, तो टोटल ये आ जाएगा कितना 18 यू, सॉरी अभी तो AMU ही लिखेंगे। उसके बाद अगर बात करें CO2 की, तो यहाँ पे एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन हैं। कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16, लेकिन क्योंकि 2 ऑक्सीजन है हमारे पास तो इंटू 2 कर देंगे, 16 इंटू 2 आ जाएगा 32 प्लस 12 ये आ जाएगा 44 AMU। सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन है जिसका मास होता है 12, एक ऑक्सीजन है जिसका मास होता है 16, तो ये कितना आ जाएगा? दिस कम्स आउट टू बी 28 AM। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्मूला यूनिट मास। अब ये जो टर्म है इसको हम लोग यूज करते हैं इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। अब आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? सपोज हमारे पास है NaCl। अब NaCl ना तो कोई सिंगल एटम है तो उसे एटॉमिक मास नहीं बोल सकते, ना ही ये कोई मॉलिक्यूल है, कोई मॉलिक्यूल भी नहीं है ना जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर मास बोल सकें। NaCl के केस में क्या होता है, बहुत सारे आयंस एक दूसरे को सराउंड करते हैं। जैसे एक अगर Na पॉजिटिव है उसके अराउंड 6 Cl नेगेटिव एटम आयंस होते हैं, एक क्लोराइड आयन को 6 Na पॉजिटिव आयन सराउंड करते हैं, तो ये पूरा एक ग्रुप होता है बहुत बड़ा। अब अलग से एक Na पॉजिटिव और एक Cl को नेगेटिव को निकाल पाना बहुत मुश्किल है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। तो हम लोग यहाँ पे रेशियो देखते हैं, तो NaCl के केस में बहुत सारे आयंस आपस में जुड़े हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ इन दोनों का रेशियो क्या है। तो अगर हम फॉर्मूले से चेक करें Na इज 1 Cl इज 1, यानी कि दोनों का रेशियो है 1:1, इक्वल रहेंगे। अगर एक सोडियम होगा एक क्लोरीन होगा, 10 सोडियम होंगे 10 क्लोराइड होंगे, 20 Na पॉजिटिव होंगे तो 20 ही Cl नेगेटिव होंगे, तो रेशियो इनका 1:1 है। तो यहाँ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपली द मास ऑफ सोडियम जो कि होता है 23 एंड द मास ऑफ क्लोरीन जो कि होता है 35.5, तो ये कितना आ जाएगा? दिस कम्स आउट टू बी 58.5 AMU। मतलब कैलकुलेट करने का मेथड इसी के जैसा है, यहाँ भी हमने अलग अलग एलिमेंट्स को ऐड किया, यहाँ भी अलग अलग एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, बस डिफरेंस क्या है, ये प्रॉपर एक मॉलिक्यूल है और वो हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड है, तो अलग अलग टर्म्स को हम लोग यहाँ यूज कर लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट आपको ये समझना है कि जो पुरानी यूनिट थी वो थी AMU, उसके बाद इसको मॉडिफाई कर दिया गया, नाउ 1 AMU हैज बीन रिप्लेस्ड बाय U। तो पहले जिसको एटॉमिक मास यूनिट बोलते थे, अब उसकी जगह पे हम सिंपली U यूज करते हैं। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। तो ये पुरानी यूनिट है, बट अभी जो हम यूज करते हैं वो क्या होता है? U। तो जहां भी आपको U दिखाई देगा, U का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल या फिर 1 आयन। अगर एटॉमिक मास होगा तो 1 एटम, मॉलिक्यूलर मास होगा तो 1 मॉलिक्यूल, और अगर फॉर्मूला यूनिट मास होगा तो मतलब एक आयंस का ग्रुप, एक फॉर्मूला यूनिट जो होगा उसके लिए हम लोग यूनिट U यूज कर लेंगे। ठीक, नाउ द नेक्स्ट वी नीड टू नो इज ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फॉर्मूला मास। तो यहाँ आपको समझना है कि जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं, दिस इज रिलेटेड टू जस्ट 1 एटम, मॉलिक्यूलर मास इज रिलेटेड टू जस्ट 1 मॉलिक्यूल, फॉर्मूला यूनिट मास का मतलब जस्ट 1 फॉर्मूला यूनिट। लेकिन जब इनके साथ हम लोग ग्राम यूज कर लेते हैं, ग्राम का मतलब हम लोग अब एक एटम की जगह 1 मोल ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं। सिमिलरली ग्राम मॉलिक्यूलर अगर मास होगा तो हम लोग 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, और 1 मोल कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो या फॉर्मूला यूनिट्स हो, सबके 1 मोल का मतलब द वैल्यू इज सेम, 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। तो सिंपल अगर एटॉमिक मास है तो एक एटम, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास है तो 1 मोल ऑफ एटम्स। अब जहां ग्राम है यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगी? यूनिट हम लोग G यूज करेंगे। तो ग्राम से आप समझ जाना कि हम लोग ग्राम में एक तो मास कैलकुलेट किया, यूनिट को हमने चेंज कर दिया, जो इनिशियल यूनिट U थी उसको हमने रिप्लेस कर दिया ग्राम से, और जहां भी ग्राम आ गया यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट 1 मोल, चाहे वो एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो या वो फॉर्मूला यूनिट्स हो। और एक बड़ी सरप्राइजिंग बात है यहाँ पर,
हम लोग एक एटम का मास कैलकुलेट करें या एक मोल ऑफ एटम्स का मास कैलकुलेट करें, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है वो दोनों की बिल्कुल सेम आती है। अब ये बड़ा सरप्राइजिंग सा है, ऐसा क्यों? तो इसको ध्यान से समझना। हमने क्या किया, हमने पढ़ा कि जो मास होता है वो हमेशा रिलेटिव होता है। अब चाहे हमने हाइड्रोजन से कंपेयर किया हो या हमने कार्बन से कंपेयर किया हो, तो सपोज जो हमारा कार्बन 12 है, इसका 1/12 हम लोग लेते हैं और बाकी एटम्स को इससे कंपेयर कर लेते हैं, ठीक। अब अगर एक एटम की बात हो रही है, सपोज कार्बन का, हमने इसका 1/12 पार्ट ले लिया और इसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो इसके 1/12 पार्ट का मतलब तो मास कितना था, 1 u। इसके कंपैरिजन में जो ऑक्सीजन निकल के आता है वो कितना होता है, 16 टाइम्स इससे हैवियर हो जाता है। उसके बाद अब अगर मैं कहूं कि मुझे 1 मोल की बात करनी है, 1 मोल की बात कितनी हो जाएगी, 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये 1 मोल हो गया। इसका 1 मोल कितना हो जाएगा, 16 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब क्योंकि दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, दिस एंड दिस कैंसिल्स आउट। ऑल्दो हमने 1 मोल की वैल्यू फाइंड की, हमने तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, बट अभी भी रिजल्ट कितना आ गया, 1 एंड 16। तो अगर आप एक एक एटम को कंपेयर करते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, और जब उसी को हम 1 मोल के लिए फाइंड करते हैं तब भी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आती है, क्योंकि ये रिलेटिव मास है, तो जितनी भी वैल्यू आप बढ़ाओगे वो कैंसिल आउट होके बैलेंस हो जाएगी, रिजल्ट कम्स आउट टू बी द सेम। बट डिफरेंस आपको क्या याद रखना है कि जहां ग्राम यूज हो गया, ग्राम इज ऑलवेज फॉर 1 मोल, और यहाँ पे जी यूज करते हैं यूनिट में, और सिंपल है अगर, तो वो हमेशा 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल के लिए होता है। अब मास के बारे में पढ़ लिया, तो एवरेज एटॉमिक मास के बारे में पढ़ना भी बहुत जरूरी है। ये हम लोग यूज करते हैं इन केस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट जिनके मासेस अलग अलग होते हैं। अब जैसे कार्बन है, इसका मास 12 भी होता है, 13 भी होता है, 14 भी होता है, तो हम कौन सा वाला मास यूज करें? तो ऐसे केसेस में जब एक से ज्यादा मासेस होते हैं, वी ऑलवेज गो फॉर एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वी हैव अ फ्यू एग्जांपल्स हियर। सपोज आपको बोला जाए कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, एक का जो मास है वो 35 है और दूसरे का एटॉमिक मास है 37। इनका रेशियो गिवन है 3:1। तो ये जो 35 वाला है, ये इसका रेशियो 3 है, 37 वाले का रेशियो 1 है। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड करना है, इसका मास इंटू इसका रेशियो प्लस 37 इंटू इसका रेशियो अपॉन 3+1। जो रेशियोज गिवन है उन्हीं को हम लोग डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे एंड विल गेट द रिजल्ट। अब कई बार रेशियो की जगह पे रिलेटिव अबंडेंस दिया रहता है, लाइक 2 क्लोरीन अगेन दोनों आइसोटोप्स हैं, एक का मास है 34.97, दूसरे का मास है 36.97। इस बार रेशियो की जगह पे उन्होंने बोला ये इनका रिलेटिव अबंडेंस है, इतना इनका अबंडेंस है इस यूनिवर्स में। अब आप लोग एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करिए, तो इसका मास इंटू इसका रिलेटिव अबंडेंस प्लस सेकंड वाले का मास इंटू उसका रिलेटिव अबंडेंस अपॉन जो भी रिलेटिव अबंडेंस है उन दोनों का सम आ जाएगा डिनोमिनेटर में, एंड वी कैन फाइंड आउट द रिजल्ट। एक तीसरा तरीका होता है जहां पे रेशियो और रिलेटिव अबंडेंस की जगह परसेंटेज गिवन होता है। तो जैसे क्लोरीन 75% है, क्लोरीन 37 है, 25% इन द यूनिवर्स। अब इन दोनों का एवरेज मास कैसे फाइंड करना है, इसका मास इंटू इसकी परसेंटेज प्लस दिस मास इंटू दिस परसेंटेज डिवाइडेड बाय जो उनकी परसेंटेज है उन दोनों का सम। तो अगर रेशियो है, रेशियो का सम, अगर अबंडेंस है तो उन दोनों का सम, और अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज का सम आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो दिस वे वी कैन फाइंड आउट द एवरेज एटॉमिक मास।